जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है संगीत और थिएटर की सतरंगी दुनिया का। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ है एक ऐसे मेहमान जिन्होंने टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी दोनों को बखूबी साथ साथ निभाया है। एक और इंडिया टुडे ग्रुप की प्रतिष्ठित कंपनी थॉमसन प्रेस में डीजीएम आईटी के रूप में 22 वर्षों तक अपनी शानदार सेवाएं दी हैं, और दूसरी ओर थिएटर, म्यूजिक और शॉर्ट फिल्म्स की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं श्री अनिल कुमार माथुर, जो न सिर्फ एक अनुभवी आईटी प्रोफेशनल हैं, बल्कि एक संवेदनशील कलाकार, सिंगर और स्टोरी टेलर भी हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं उनके इस बहुरंगी सफर के कुछ रोचक किस्से। रविंद्र मंच से लेकर कमानी ऑडिटोरियम तक की यादें, तो कभी इरफान खान और रानी बलबीर कौर जैसे कलाकारों के साथ के अनुभव, और हाँ, बीच बीच में कुछ ऐसे पल भी जहां तकनीक, थिएटर और संगीत तीनों एक साथ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं दिलचस्प बातचीत श्री अनिल कुमार माथुर के साथ। अनिल जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आलोक जी, आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं और रेडियो पर अपने कुछ अनुभव साझा कर सकूं। थैंक यू सो मच। तो चलिए अनिल जी शुरुआत करते हैं। जी अनिल जी, सबसे पहले आपके इंडिया टुडे ग्रुप के अनुभवों से शुरुआत करते हैं। वो जी इंडिया टुडे ग्रुप थॉमसन प्रेस में आपने करीब 22 साल के लंबे सफर के बारे में जानना चाहेंगे। वहां आपकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या रही और इस लंबे कार्यकाल का अनुभव कैसा रहा आपके साथ? थॉमसन प्रेस का सफर मेरा काफी लंबा और काफी इवेंटफुल रहा। काम बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन वही है कि साथी बहुत अच्छे थे, अच्छी टीम थी, तो सबके साथ मिलकर काम चलता चला गया। मैं थोड़ा सा याद करने की कोशिश करूं तो मैंने सन 2000 में थॉमसन प्रेस ज्वाइन किया था, और ये वो जमाना था जब आज की तरह इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस नहीं हुआ करती थी। उस समय छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हुआ करते थे अलग अलग काम के लिए, जिनको हम आइसोलेटेड एप्लीकेशंस बोलते थे। तो उस तरह की एप्लीकेशंस थी। दूसरा ये कि थॉमसन प्रेस क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है, मतलब एक तरह से अगर उसको ये कहा जाए कि वो पेरेंट कंपनी है तो कुछ गलत नहीं होगा। उसके बाद इंडिया टुडे बाद में शुरू हुआ, और आज तक टेलीविजन जो है वो भी बाद में शुरू हुआ। तो क्योंकि ये सबसे पुराना एस्टेब्लिशमेंट था, तो आईटी सेटअप जो था उसका वो वही था। तो जो थॉमसन प्रेस का आईटी डिपार्टमेंट था वो ना केवल थॉमसन प्रेस का काम देखता था, बल्कि जो लिविंग मीडिया, यानी जहां पर सारी मैगजीन्स छपा करती थी, इंडिया टुडे वगैरह, उनका भी सारा जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते थे उनका प्रोसेसिंग का काम। और इसी तरह से जो बाकी छोटी और सब्सिडरी कंपनीज थी, जैसे थॉमसन डिजिटल एक अपने आप में सेपरेट कंपनी थी। एक दिल्ली में बहुत पॉपुलर फेमस स्कूल इसी ग्रुप का है, वसंत वैली स्कूल। तो उसका भी जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस का काम था, उसके लिए सारा जो एप्लीकेशंस का देखरेख था, वो उस समय सेंट्रलाइज्ड टू थॉमसन प्रेस था। तो क्योंकि मैंने थॉमसन प्रेस में एज आईटी हेड ज्वाइन किया था, तो इन सभी सब्सिडरीज का जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का स्पेशली जो काम था, वो सब मेरी उसमें जिम्मे आता था। और मैंने अपनी टीम के साथ मिलके ऑफ कोर्स, और जिन विभागों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन सब्सिडरीज की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें भी आईटी का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, लेकिन जो ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एप्लीकेशंस पर से था, वो मेरे पास थॉमसन प्रेस में रहा करता था। फिर धीरे धीरे जब रियलाइज किया कि ये काम बढ़ता जा रहा है, तो फिर इंडिया टुडे के लिए, यानी लिविंग मीडिया उस कंपनी का नाम है, जो इंडिया टुडे
छापती है, प्रिंट कर, मतलब पब्लिशर है। तो उसका अपना एक सेपरेट आईटी डिपार्टमेंट बना। उसके बाद फिर उन्होंने अपना आईटी इम्प्लीमेंटेशन खुद शुरू किया। उन्होंने ईआरपी अपने सेपरेट लगाए, और धीरे धीरे काम जो है वो थॉमसन प्रेस का और थॉमसन डिजिटल का फिर भी हमारे पास रहा। तो थॉमसन प्रेस और थॉमसन डिजिटल का लगभग 2010-11 के बाद से वो लिमिटेड हो गया। लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग काम था उस समय, क्योंकि नई ईआरपी इंट्रोड्यूस की सभी ग्रुप कंपनीज के लिए, और उन्हें इम्प्लीमेंट किया। वैसे तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, लेकिन जो क्योंकि मेरे हॉबी के करीब जो चीजें थी वो था, एक तो मैंने थॉमसन प्रेस की जो वेबसाइट थी thomsonpress.com, उसको दोबारा से बनवाया, रिक्रिएट करवाया। और इसी तरह से मैंने थॉमसन प्रेस के लिए एक जो बिजनेस प्रमोशन के लिए जो एक कॉर्पोरेट वीडियो बनता है, वो मैंने थॉमसन प्रेस के लिए बनवाया। तो वो उस काम में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला अपने क्षेत्र में भी, और इट वाज फन डूइंग दैट। अनिल जी, आप तो हमें एक बहुत ही बड़ा कैनवस दिखा दिया आपने हमें। क्योंकि एक तरह से तो ये हिंदुस्तान की पत्रकारिता, या जो नए जमाने की पत्रकारिता मैं कहता हूं उसको, उसका एक तरह से आपने एक फुटप्रिंट्स दिखा दिए हमें, क्या क्या हुआ होगा उस जमाने में। आई कैन इमेजिन कि हम बहुत सारा कवर नहीं कर सकते, लेकिन थॉमसन प्रेस तो एक लीडिंग फिगर है हमारे इसके अंदर। चलिए, मजा आ गया सुन के आपकी बातें। आपने दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस में भी काम किया है। इनमें काम करके कैसा आपको अनुभव हुआ? टाइम्स ऑफ इंडिया तो बेनेट कोलमैन वाली कंपनी ही है ना? बेनेट कोलमैन वाली कंपनी ही है। और मेरे अगर मीडिया में शुरुआत की बात की जाए तो ये मेरा जयपुर में ही ये मेरा पहला जॉब था। मैंने आईटी में अभी एंटर ही किया था, ऑल्दो मेरा आईटी में पहला जॉब दिल्ली में एज ए लेक्चरर रहा। मैं दिल्ली में एक एकेडमी में 1 साल तक करीब एज लेक्चरर मैंने काम किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन 1988 में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, और उसके बाद लगभग 6 साल तक मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ यहाँ काम किया। वो समय वो था जब टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश और नवभारत टाइम्स हिंदी दोनों जयपुर में छपा भी करते थे, यही प्रिंट होते थे। टॉप फाटक पे उनका हमारा ऑफिस हुआ करता था, और दुर्गापुरा में एक प्रेस थी, वहां पर ये अखबार छपा करते थे और यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होते थे पूरे राजस्थान में। तो ये वो समय था। बहुत कुछ यहाँ भी सीखने को मिला, बहुत से लोगों से यहाँ मित्रता हुई। उस समय राजेश बादल जी उस समय यहाँ हुआ करते थे एडिटोरियल में। राजेश बादल जो बाद में जाके राज्यसभा के चेयरमैन बने, और जिन्होंने आज तक में भी काफी टाइम तक काम किया। तो उस समय वो यहाँ थे। रिपुदमन भटनागर जी यहाँ थे उस समय। उन लोगों से मेरी अच्छी मित्रता थी, हम लोग साथ सेम फ्लोर पर एक तरह से बैठा करते थे। वो यादें हैं आज भी हैं। भाई राजेश बादल की आपने याद दिला दी। क्या बढ़िया टीवी प्रोग्राम्स बनाते हैं। मतलब जो कलाकार है उन पे, एक एक कलाकार पे उन्होंने दूरदर्शन के लिए बहुत राज्यसभा टीवी के लिए जगजीत जी पे उन्होंने कई सीरीज की हैं। बहुत जी हाँ, मैंने तलत महमूद वगैरह के भी उनके कई सुने हैं उनके। बहुत वो उन्होंने एक्चुअली न्यूज रीडिंग जो था वो उन्होंने जयपुर से ही शुरू किया था। जयपुर दूरदर्शन के लिए उन्होंने पहली बार न्यूज रीडिंग किया। मजा आ गया, आपने बड़े लेजेंड्स के साथ काम किया है। अनिल जी, आईटी के क्षेत्र में रहते हुए भी आपको इवेंट्स, एंकरिंग और कल्चरल एक्टिविटी की जिम्मेदारी मिलती थी। ये दोनों दुनिया, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी, एक साथ कैसे निभाते थे भाई आप? आलोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अकेले अगर आप केवल क्रिएटिविटी में ही रहना चाहें, जैसे अगर आप एक्टर हैं या आप एक अच्छे संगीतकार हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से आपको परहेज है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आप एक टेक्नोक्रेट हैं, आप इंजीनियर हैं, लेकिन आप में क्रिएटिविटी अगर नहीं है, तो अगेन आप उतना सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं खुशकिस्मत रहा कि वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आईटी सेक्टर देख रहा था,
लेकिन क्योंकि कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज में भी जुड़ा हुआ था तो मुझे काम में आनंद भी आता था और मुझे दूसरी तरह की जिम्मेदारियां भी दी जाती थी। जैसे इस तरह की जिम्मेदारियां मैंने दैनिक भास्कर के साथ रहते हुए बहुत निभाई। अगर आलोक जी मैं याद करूं और अगर मैं सही हूं तो शायद मैं दैनिक भास्कर का राजस्थान में सबसे पहला एम्प्लॉय था। क्योंकि मैंने दैनिक भास्कर उस समय ज्वाइन किया था जब दैनिक भास्कर में अभी केवल बेसमेंट की खुदाई चल रही थी, शुरू ही हुई थी शायद राजा। वाह और वाह। उस समय अच्छा। पवन अग्रवाल जो सबसे छोटे वाले भाई हैं वो हम्म, यहाँ स्टेशन थे इस यूनिट के लॉन्चिंग के लिए। और मालवीय नगर में एक कोठी किराए पर लेकर और मैं वहां बैठकर जो हिस्टोरिकल सर्वे आपको अगर याद हो दैनिक भास्कर हम्म, ने राजस्थान में सभी जगह किया और सबसे हम्म, बड़ा जो था जयपुर में उसके लिए जो सर्वे था उस सर्वे की जो डे टू डे रिपोर्टिंग थी हम्म। उसके लिए जो डेटा एनालिसिस और सॉफ्टवेयर क्रिएशन का काम था वो सारा मैं उस समय उस बंगले में मालवीय नगर में बैठकर किया करता था। मैं अकेला ही था उस समय आईटी में। और सुधीर जी से पवन जी से इंटरेक्शन हुआ करता था। और दिसंबर में फाइनली जब वो दैनिक भास्कर लॉन्च हुआ सुधीर जी ने मुझे याद है एक बार मुझे विशेष तौर से ये बात पब्लिकली कही थी कि इस हिस्टोरिकल लॉन्च के पीछे जो हमारा सर्वे का डे टू डे एनालिसिस और रिपोर्टिंग था वो बहुत हद तक जिम्मेदार है। आपको शायद याद होगा कि दैनिक भास्कर जयपुर में पहले दिन इतने सालों से एस्टेब्लिश्ड एक अखबार राजस्थान पत्रिका उसको बीट करके लॉन्च हुआ था। बिल्कुल याद है अनिल जी, मुझे वो सारे इवेंट्स याद है। एंड मैं शायद उन कुछ थोड़े बहुत रीडर्स में हूँ जो पत्रिका से शिफ्ट होके भास्कर पे आए थे। हमें इसकी रिपोर्टिंग का तरीका और इसका जो थोड़ा सेंसेशनलिज्म था वो उस टाइम बड़ा पसंद आया था। जी जी जी। पत्रिका मतलब खैर ये अलग अलग अपने अपने व्यूज हैं। बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। जी लेकिन थोड़ा पत्रिका का सोम्बर और थोड़ा हाँ फ्लैट वो सा अपनी एक, जगह है। हाँ, जी बिल्कुल हाँ वो बिल्कुल। अपनी जगह, वो लेकिन लंबा जो बात हो। मतलब हम्म, इंटरेस्टिंग बात जो मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि हम्म, खुद भास्कर जो जब यहाँ आए थे तो इनका ऐसा आइडिया था कि शायद हम पहले दिन 30 40 50 हजार कॉपीज के साथ शुरुआत कर पाएंगे क्योंकि उससे पहले बहुत सारे अखबार यहाँ आए। इस समय राजस्थान पत्रिका 1.25 लाख कॉपीज के आसपास था जयपुर में। ओके। तो जब हम लोग सर्वे की रिपोर्टिंग जब मैं उनको देता था और जब फेज 3 ऑफ सर्वे हुआ शुरू और उसमें ऑर्डर बुकिंग शुरू हुई लोगों से कंफर्मेशन जब शुरू हुआ कि आप अगर आपकी इच्छा के अनुसार अखबार अगर आपके पास लाया जाए तो क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे। हम्म, तो जब उसका वो कन्वर्जन आने लगा और मैंने जब उनको नेक्स्ट डे रिपोर्ट ले जाके सुधीर जी को कहा कि हमें 80 से 90% लोगों से यस मिल रहा है तो पहले 1 2 दिन सुधीर जी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब कंसिस्टेंटली यही डेटा आता रहा कि हम जितने लोगों से आज मिले उसमें से 80% लोग दैनिक भास्कर लेने के लिए तैयार हैं तो जो टोटल प्लानिंग उस समय थी वो सारी चेंज हो गई। उस समय 3 मशीन लगा के एक मशीन केवल जॉब वर्क के लिए प्लान की जा रही थी कि जिसपे अखबार नहीं छपेगा जॉब वर्क्स किए जाएंगे। लेकिन फिर ना केवल वो तीनों मशीनें अखबार छापने के लिए इस्तेमाल हुई बल्कि एक और एक्स्ट्रा मशीन लगाई गई। और अगर मुझे सही ध्यान है तो हम लोग दैनिक भास्कर उस समय करीब 1.5 लाख कॉपी के साथ पहले दिन मार्केट में आया था। माय गॉड। भाई अनिल जी, आप तो हमारे को एक डाउन द रोड ले गए, एक बिल्कुल नॉस्टैल्जिक दुनिया में ले गए। यू आर ए वंडरफुल स्टोरी टेलर ऑल्सो। थैंक यू। मेरा मतलब हॉबी ये रहा है, पेशा तो नहीं कह सकता लेकिन हाँ अगर आप मुझे इजाजत दें तो उसी समय का एक और मतलब जो आपने बात की ना कि और तरह की जिम्मेदारियां मुझे दी जाती थी तो जी जी। भास्कर में मुझे एक ये भी एडवांटेज था कि क्योंकि मैं एक तरह से कोर टीम का मेंबर बन गया था तो और भास्कर राजस्थान में नया नया आया था। जयपुर के बाद उसको अजमेर लॉन्च करना था, जोधपुर, बीकानेर, उसके बाद उदयपुर गए। तो बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज हुआ करती थी उन दिनों। जैसे कहीं बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है या जो ऑर्डर बुकिंग है उस पर कुछ लॉटरी हो रही है या कभी कोई कवि सम्मेलन हो रहा है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हुआ करती थी उसमें भी मुझे कुछ रोल मिल जाया करता था। जैसे मुझे ध्यान है कि एक इन्होंने स्टूडेंट
एक कंपटीशन किया था जिसमें कुछ स्कॉलरशिप दी जानी थी लोगों को। जी जी जी। तो उसके लिए बाकायदा जैसे एग्जाम्स होते हैं, उस तरह का एग्जाम हम लोगों ने कंडक्ट किया था, नॉट ओनली इन जयपुर बट इन अजमेर एंड जोधपुर ऑल्सो। कि उस समय ये एडिशंस लॉन्च हो चुके थे। और विद्याश्रम स्कूल जो है दैनिक भास्कर के बिल्कुल सामने, जी उस स्कूल के प्रिंसिपल उस एक्टिविटी में मेरा साथ दे रहे थे। उस समय जो प्रिंसिपल थे उनके साथ हम लोगों ने मिलके पेपर तैयार किया, बाकायदा उसको सील्ड एनवेलप्स में सारे सेंटर्स पे भेजा। स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट किट्स तैयार की, किट्स सारी जगह भेजी। उसके बाद एक निश्चित समय पर सारे सेंटर्स में एक साथ एग्जाम कंडक्ट करवाया, सारी आंसर शीट्स कलेक्ट करवाई। और उसके बाद विद्याश्रम स्कूल के स्टाफ ने उन सबको इवेल्युएट किया और फिर हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो ये भी अपने आप में एक तरह का अलग तरह का एक्सपीरियंस था। तो अनिल जी, आप थोड़ा सा रुख बदलते हैं और आपकी स्टेज और एक्टिंग की दुनिया की तरफ आते हैं। कॉलेज के वार्षिक उत्सव से शुरू हुआ आपका एक्टिंग सफर आगे चलकर थिएटर की दुनिया तक पहुंचा। क्या आपको याद है स्टेज पर आपकी पहली अपीयरेंस कैसी रही और आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ? ये एक बड़ी मजेदार घटना है आलोक जी। जी एक्चुअली मैं जब फर्स्ट ईयर कॉलेज कर रहा था अपना, तो अ, वैसे तो हमने एक कॉलेज के कंपटीशन के लिए, कॉलेज में ही एक फेस्टिवल था, कल्चरल फेस्टिवल, उसके लिए एक नाटक तैयार किया। लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम लास्ट 11th आवर पे वो कैंसिल करना पड़ा और वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद अलवर में राजऋषि कॉलेज का एक कल्चरल फेस्टिवल था, उसके लिए हमारी टीम गई और एक छोटी सी नाटिका वहाँ के लिए हमने तैयार की थी। और वो वहाँ अलवर राजऋषि कॉलेज की स्टेज पर मेरा पहला अपीयरेंस था। वो मैं आज भी नहीं भूल पाता, क्योंकि हुआ ये था कि मैं इतनी भीड़ भाड़, मतलब ओपन उसमें ग्राउंड में ये फेस्टिवल चल रहा था और स्टेज के सामने हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और मेरा ये पहला अपीयरेंस था। तो स्टेज पर जैसे ही मैं गया तो इतने सारे लोगों को देख के मेरी सिट्टी पिट्टी गुम। मैं अपने डायलॉग्स सब भूल गया। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि उस समय जो हमारे निर्देशक थे वो मेरे साथ स्टेज पर मौजूद थे। करीब 1 मिनट तक उन्होंने मुझे संभाला संभाला इन द सेंस कि उन्होंने मेरे डायलॉग बोले कि हाँ भाई, तू क्या है, क्या क्या करने आया है, क्या क्या बेचता है, तू क्या करता है। मतलब वो एक पार्क का सीन था, उसमें मैं कुछ चने वने बेचने के लिए आता हूँ। तो करीब 1 मिनट उन्होंने मुझे संभाला, लेकिन उसके बाद फिर मैं संभल गया। उसके बाद पूरा ठीक गया शो और हम लोग उस कंपटीशन में रनर्स अप रहे, हम सेकंड पोजीशन ले पाए। बहुत खूब। ये मजेदार। कई बार स्टेज पे ब्लैंक हो जाता है आदमी। हाँ, बिल्कुल बस सही वो बात। ब्लैंक हो गया था, मैं 1 मिनट ब्लैंक के लिए हो गए। बिल्कुल ब्लैंक हो गया नहीं, था। कोई बात नहीं है, कई कई दिग्गज जो आर्टिस्ट है ये उनकी मेरी तो शुरुआत फर्स्ट ऐसे ही एक्सपीरियंस होती था वो, मैं तो है। मतलब पहली बार उसको एक्सपीरियंस कर जी रहा था जी कि ये स्टेज होता क्या है। जी जी। आपने कहा है कि थिएटर मेरे लिए हॉबी है, प्रोफेशन नहीं, तो ये बैलेंस बनाना कितना मुश्किल था आपके लिए? कोई खास बात? हाँ, ये सवाल वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन की जरूरत थी, क्योंकि लोग मुझे प्रोत्साहित करते थे, उकसाते थे कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें एनएसडी के लिए ट्राई करना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर था कि मुझे ये एक सिर्फ हॉबी तक ही अपने आप को रोक के रखना है। मैं इसको अपना प्रोफेशन कभी नहीं बना सकता। उसका एक कारण ये भी है कि ये उस जमाने की बात है जब शायद बहुत ज्यादा ऑप्शन हुआ नहीं करते थिएटर के में करियर बनाने के लिए। मतलब आपको अगर अपनी दाल रोटी उसी से चलानी है तो फिल्में ही आपको नजर आती थी। उस समय टेलीविजन भी इतना पॉपुलर नहीं था। आज तो खैर आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी मतलब इतना आसान नहीं है। मतलब एक्टिंग में अपना करियर बना पाना आज भी उतना आसान नहीं है। और क्योंकि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां थी, परिवार में अकेला बेटा था, तो बहुत ज्यादा चांस मैं ले नहीं सकता था। तो ये बिल्कुल क्लियर था मुझे कि मैं इसमें एज ए हॉबी इसको जरूर रखूंगा। और हॉबी में भी मैं इसको बिल्कुल जुनून की तरह जिया है कुछ साल। तो मतलब मैंने 79-80 के आसपास थिएटर शुरू किया था और मैं 85 में चंडीगढ़ गया था। तब तक मैंने लगभग हर महीने एक शो हुआ करता था हमारा, और मैं किसी न किसी नाटक में लगातार काम कर रहा होता था। लेकिन 85 में जब मैं चंडीगढ़ जा रहा था अपने कंप्यूटर्स करने के लिए,
उस समय मैं ये दृढ़ निश्चय करके गया था कि मुझे स्टेज पे चढ़ना ही नहीं है, मतलब मुझे एक्टिंग करनी ही नहीं है। चंडीगढ़ जब मैं रहूंगा तो मैं अपने कंप्यूटर्स पे ही फोकस करूंगा और वही मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑल्दो चंडीगढ़ में भी मैंने मतलब बैक स्टेज किया, मैंने स्टेज नहीं किया। और ये जो रानी बलवीर कौर वगैरह के साथ का मौका मिला वो वही मिला। इरफान जरूर, इरफान मेरे साथ यही थे। इनफैक्ट मैंने अपना थिएटर शुरू किया विश्लेषण, सॉरी, द परफॉर्मर्स ग्रुप के साथ। परफॉर्मर्स जो हैं उस समय लईक हुसैन जो थे वो उनका बनाया हुआ ये बैनर था। वो खुद एनएसडी चले गए थे जब मैंने शुरुआत की थी, और इरफान जो है वो लीड रोल कर रहे थे। और लईक हुसैन की एब्सेंस में एक रियाज हुसैन साहब हुआ करते थे, वो नाटक डायरेक्ट करते थे। और रियाज हुसैन और मैं सेम कॉलेज में थे, तो रियाज हुसैन एक्चुअली मुझे लेके आया रविंद्र मंच। ओके। पहला नाटक मैंने रियाज हुसैन के निर्देशन में इरफान के साथ किया। इरफान उसमें लीड कर रहे थे और मैं एक छोटे से रोल में था, कुछ 5 मिनट की मेरी एंट्री थी स्टेज पे, लेकिन वो मेरी शुरुआत थी रविंद्र मंच पे। बहुत खूब, मजा आ गया सुन के। इनफैक्ट मैं आपसे ये सवाल अब करने वाला था कि इरफान खान, रानी बलबीर कौर, पंकज बेरी, उपासना सिंह जैसे नाम, इनके जी। साथ अगर कोई खास ऐसा आपको वाकया याद हो, कोई ऐसा यादगार अनुभव हो, थोड़ा ब्रीफ में हमें बताएंगे, कुछ ऐसा हो तो। जी, इरफान के साथ और लईक हुसैन साहब के साथ तो मैंने स्टेज पे काम किया है, और सुनील माथुर भी उनमें एक बड़ा नाम है। नंदलाल शर्मा जी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हाँ। जयपुर के, जो जी आकाशवाणी जी से जुड़े रहे। उनके जी। साथ ऑन स्टेज काम किया। लोगों के साथ तो मेरा ऑन स्टेज का रिश्ता है। लेकिन जहाँ तक रानी बलबीर कौर और उपासना सिंह और नवनीत निशान वगैरह की बात है, तो मैं जब कंप्यूटर्स करना अपना चंडीगढ़ गया था, तो चंडीगढ़ में बाई चांस उस समय सुनील माथुर जो मेरे साथ जयपुर में, जिनके निर्देशन में हम लोग बाद में काम किया करते थे, वो उस समय वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से एमए कर रहे थे हम्म, चंडीगढ़ में। हम्म, तो मैं उन्हीं दिनों गया था, तो नेचुरली उनके साथ रहा काफी टाइम। और उस हम्म, उन्हीं के शो के दौरान मैंने उनको ये तो बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था कि मैं आपके साथ स्टेज नहीं कर रहा हूँ, आप अपने प्रोडक्शंस करिए, मैं आपको बैक स्टेज सपोर्ट करूंगा। और अगर जी और भी किसी एक्टिविटीज में मैं आपको सपोर्ट कर पाया तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं किसी भी आपके प्ले में स्टेज पे नहीं आऊंगा। तो ये प्रोडक्शन वहीं के थे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर के। एक शो था अगदे कलीरे, जो वहाँ के हम्म, उस समय के निर्देशक कुमार सर जो थे वो डायरेक्ट कर रहे थे। उसमें उस समय ये उपासना सिंह वगैरह वहाँ स्टूडेंट हुआ करते थे। ओके। तो उस शो के लिए अगदे के लिए जो है वो पंजाबी नाटक था। उसके लिए प्राइमरीली तो सुनील को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, लेकिन क्योंकि सुनील उसमें लाइटिंग भी देख रहा था और मेकअप भी देख रहा था, तो उसने फिर मुझे अपने साथ ले लिया था कि आप मुझे असिस्ट करो, मेरे साथ आ जाओ, केवल शो वाले दिन जो है मैं जो कहूँगा वो मेरे साथ करना। तो उसमें तो मैंने उनके साथ काम किया। लेकिन जो रानी बलबीर कौर वाला नाटक था, जो मिर्जा साहिबा जो था नाटक, हम्म, उसमें मैंने इंडिपेंडेंटली उनको असिस्ट किया था लाइटिंग में। और सुनील उस समय दूसरी कामों में बिजी थे, तो इसलिए और ये डिपार्टमेंट का शो नहीं था, ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन था रानी बलबीर कौर का खुद का। और अच्छा। इसमें ये लोग सब मेजर रोल्स में थे, मतलब नवनीत निशान और उपासना सिंह और ये लोग सब उसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे। जी तो इसकी मजेदार घटना अगर मैं कहूँ तो ये था कि पहला शो तो चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में हुआ था। और वो अच्छा गया, लाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा गया, क्योंकि मैं वहाँ बैठ के 3 दिन मैंने पूरा रिहर्सल्स देखा था। उनकी जो ब्लॉकिंग थी, मूवमेंट जो थे एक्टर के सीन वाइज, वो सब अच्छे से स्टडी करके और उसी उसके हिसाब से ही सारी लाइट अरेंज करके और था वहाँ। तो वो शो अच्छा गया। इसके बाद इसका शो जो अगला होना था वो दिल्ली कमानी ऑडिटोरियम में होना था। जी जी। तो कमानी ऑडिटोरियम में हम लोग पूरी टीम के साथ, मतलब एक बस स्पेशली वहां से रवाना हुई चंडीगढ़ से, जिसमें पूरी कास्ट भी थी, रानी बलबीर कौर खुद थी और
हम जो बैक स्टेज आर्टिस्ट थे वो लोग भी साथ थे। तो हम लोग उसका मजेदार मजेदार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे लिए बहुत यादगार वो ये रहा कि इस शो के बाद, वहां वाले शो के बाद, मंगल ढिल्लों जो है वो उस समय तक इंडियन थिएटर से पास आउट कर चुके थे और वो बॉम्बे में एक अच्छा नाम वो कमा चुके थे तब तक। तो क्योंकि वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर के शिष्य स्टूडेंट रहे हुए थे और रानी बलबीर कौर से उनके अच्छे संबंध थे, तो वो उस नाटक को देखने आए थे और समय से काफी पहले आ गए थे। ओके। तो शो से पहले एक रन थ्रू हुआ करता है, आप तो शायद जानते होंगे। जी। एक जो ग्रैंड रिहर्सल उसको बोल सकते हैं, जिसमें विद कॉस्ट्यूम सारा कुछ वो होगा। और तो शो से पहले रानी चाहती थी कि वो एक रन थ्रू कर लें। तो वो एक्टर्स के साथ स्टेज पे एंट्री एग्जिट देख रही थी, लेकिन मैं उस समय अपनी सारी लाइट्स सेट करवा रहा था कि मतलब वैसे तो ऑलमोस्ट लाइट्स लगी होती हैं, लेकिन उनके समझना कि कौन से कंट्रोलर से वो कौन सी लाइट होगी, ऑन होगी, कौन सी ऑफ होगी, वो सारा समझना था। और अगर कोई अपने स्पॉट पे नहीं है जहां मुझे चाहिए, तो उसको थोड़ा सा इधर उधर मूव करवाना, उसका फोकस थोड़ा बड़ा करना, छोटा करना, ये सब मैं करवा रहा था। लेकिन रानी ये चाहती थी कि उस रन थ्रू के दौरान उन्हें लाइट्स भी वैसी चाहिए जैसी मिले उन्होंने, जैसी उनको फाइनल शो में चाहिए थी। तो वो रन थ्रू के बीच बीच में मुझे टोक रही थी, माथुर आई वांट ब्राइट लाइट्स, माथुर आई वांट लाइट ऑन मिर्जा, यार तुम कहाँ लाइट दे रहे हो, ये क्या कर रहे हो इस तरह का। अच्छा। और मंगल ढिल्लों जो थे वो बैठे हुए ये सब देख रहे थे। तो जब फाइनल शो हुआ, जब हुआ, तो तब तक ये सारा कुछ सेट हुआ हो चुका था, लाइट्स, और लाइट्स में कोई गलती नहीं हो पाई किस्मत से, और बहुत अच्छा शो गया एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सभी लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, और तब मंगल ढिल्लों को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यार ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, लाइटिंग वाला बच्चा जो है ये लाइट नहीं दे पा रहा जैसे रानी चाह रही है। लेकिन शो के बाद फिर वो लाइटिंग बूथ में आए पीछे और उन्होंने शाबाशी दी। शाबाशी। जी जी। चलो, आपको मंगल ढिल्लों जैसे दिग्गज ने शाबाशी दी और अपने आपके काम को सराहा। इनफैक्ट आप हमें बैक स्टेज की दुनिया में ले गए कि किस तरह से साउंड और लाइट और ये सब कुछ होता है, आपने बड़ा बखूबी बयान कर दिया। अनिल जी, सॉल्यूशन एक्स नाटक में एक सीन था जहां आपने 3 सिगरेट एक साथ सुलगाई थी। इसके पीछे की क्या कहानी है? ये किस तरह सिगरेट वाला किस्सा क्या है? ये भी एक बहुत ही यादगार किस्सा है सर। एक्चुअली ये नाटक निर्देशक थे लाइक हुसैन। एक्चुअली एनएसडी करते हुए जब वो ब्रेक में जयपुर आया करते थे, करीब 1-1.5 महीने की उनकी छुट्टियां हुआ करती थी, तो वो जयपुर आते थे। तो उनके निर्देशन में उस समय जयपुर में मैं ये नाटक कर रहा था, सॉल्यूशन एक्स। और इस नाटक में एक्चुअली ये जो लीड कैरेक्टर है, ये एक साइंटिस्ट है, और ये कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे आदमी की एज कम हो जाए, जवान हो जाए वो। ओके ओके। तो अच्छा। ये अपनी लैब का ही पूरा वो स्टेज था, और उसमें बैठा बैठा वो अपने केमिकल्स इधर उधर मिला मिला के कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। तो इसकी जो एक बच्ची थी वो इसको देखती थी कि ये क्या कर रहा है, अच्छा। केमिकल्स इधर उधर करके। तो एक दिन जब ये बीच में लैब से उठ के गया फ्रेश होने के लिए या कुछ, तो वो बच्ची आ गई लैब में, और उसने अपनी तरफ से कुछ इधर उधर मिला के और वो कुछ एक टेस्ट ट्यूब में तैयार कर दिया। इतने में ये साइंटिस्ट आ जाता है। तो इसकी एंट्री होते वो बच्ची घबरा जाती है, तो वो डर के मारे उसको ट्यूब को जिसमें उसने सब कुछ मिलाया था, वो एक पानी का जो पीने का वो रखा हुआ था वहां डिस्पेंसर, उसमें ले जाके उसको डाल देती है, छुपा देती है। तो वो सॉल्यूशन सारे पानी में मिल जाता है। उसके बाद मैं आके, मतलब मैं वो साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहा था, मैं आके जब वो पानी पीता हूँ तो मुझे वो एज कम होने लगती है अचानक से। मैं जवानी तो मैं वो कॉलेज के और स्कूल के दिनों की तरह वो डांस करने लगता हूँ, कूदने लगता हूँ, और फिर उसी दौरान मुझे एक साथ 3 सिगरेट जला के, और वो जो चिलम वाली स्टाइल में कुछ लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, वो जोर से कट खींच रहे हो उस तरह से मुझे वो मुट्ठी में दबा के उस तरह से मुझे वो सिगरेट खींचनी थी।
तो रिहर्सल तक तो वो बिना जलाए चल रहा था, 3 सिगरेट हाथ में ले लेते थे और खींच लेते थे। हम्म, लेकिन जब शो का टाइम था तो हम्म, वो 3 सिगरेट एक साथ हाथ में ली गई, जलाई गई और उसी अंदाज में खींचने की कोशिश की गई। तो वो नेचुरली वो चली गई अंदर, उसका जो स्मोक था। और वाह, उसने अपना कारनामा करना शुरू किया। तो अ, मुझे कुछ चक्कर से आने लगे, मुझे लगा कि मैं अब गिर जाऊंगा। हम्म, तो मैं वो नाचते नाचते इस तरह का मैंने शो किया कि मैं गिर गया नाचते नाचते। ओके, और मैं अच्छा, खुशकिस्मत हूँ कि मतलब वो इंटरवल से पहले का लास्ट सीन था। हम्म, इसके जस्ट बाद एकदम इंटरवल होना था। और तो मैं जैसे ही गिरा तो वो पर्दा आ गया और वाह, इंटरवल हो गया। उसके बाद फिर मुझे संभलने का मौका मिल गया। और 15 मिनट बाद जब वो नाटक दोबारा आगे शुरू हुआ तो फिर सब कुछ ठीक चला। मतलब इम्प्रोवाइज कर लिया आपने एक तरह से बिल्कुल अपने इम्प्रोवाइज आप या को। कहिए या किस्मत थी कि वो मतलब इंटरवल हो गया। लेकिन हाँ, वो मुश्किल जरूर एक खड़ी हो गई थी कि वो धुआं जी, सामने अंदर चला गया था और खांसी आने लगी थी। और जी, जी। जी। अच्छा, आप थोड़ा सा फिर स्टेज से हट के रुख बदलते हैं। आप में एक और महारत है, शॉर्ट फिल्म भी आपने बनाई हैं, ब्लू व्हेल, बचत, पीहू। इन फिल्मों के पीछे क्या सोच थी आपकी? आलोक जी, दरअसल जयपुर से मैं जब 2000 में शिफ्ट हो गया था फरीदाबाद। तो एक तरह हम्म, से मेरा थिएटर और मतलब ये सारी एक्टिविटीज से एक तरह से मेरा नाता टेम्पररीली मैं कट ऑफ हो गया था इन सारी चीजों से। मुझे वहाँ वैसे भी फोकस मतलब वर्कलोड काफी था अपने आप में। जैसे मैंने आपको बताया कि सारी ग्रुप कंपनीज का लोड हुआ करता था। जी, जी, तो जी। वो अपने आप में काम था। प्लस बच्चे थोड़ा सा बड़े होने लगे थे, स्कूलिंग उनकी शुरू हो गई थी। तो घर की हम्म, जिम्मेदारियां, मदर की तबीयत को लेके थोड़ा सा चिंता है वो सब में। तो ये सब इसके लिए टाइम मिल नहीं पाता था। जी, तो जैसे ही मुझे 5-7 साल बाद थोड़ा सा समय लगा कि दूसरा अंदर से छटपटाहट रहती थी, क्योंकि वो कीड़ा तो कहीं ना कहीं अंदर था ही ना। तो हम्म, ऐसा लगता था कि कुछ तो करें। तो मेरी वाइफ को एक उन दिनों शौक लगा था कि वो घर पे अपनी स्टिचिंग शुरू की थी उन्होंने। ऑल्दो वो अपने ही सूट सिया करती थी। तो वो हम्म, मुझे मजाक में कहने लगी कि मैंने आज 1000 रुपये बचा लिए। मैंने कहा भाई कैसे बचा लिए? तो बोली हम्म, कि आज मैंने अपना सूट अपने आप सी लिया और ये जो हम्म, बचत मैंने की इससे मैं अपने लिए एक नया सूट का कपड़ा ले आई। अब इस ओके, नए सूट के लिए को भी मैं अपने आप सीऊंगी। तो मुझे ये बड़ा आइडिया लगा कि इस पे तो एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई जा सकती है। तब ओके। मैंने बचत की स्क्रिप्ट लिखी और उसमें बचत में हम दोनों की कहानी है। बस यही है कि वो अ, ये एक्सप्लेन करती हैं कि मैं कैसे बचत कर रही हूँ, आप नहीं समझोगी ये। मतलब मैं केवल हाँ, सेविंग नहीं कर रही हूँ, मैं सेविंग को मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ। मतलब ओके, सेविंग से ओके। सेविंग, उससे फिर फर्दर सेविंग। तो ये एक अच्छा, छोटी सी अच्छा, अच्छा। 5 मिनट की हमने एक कॉमेडी बनाई थी। हम्म, तो उससे जो रेस्पॉन्स मिला उससे अच्छा लगा, लोगों को वो पसंद आई। तो फिर थोड़ा सा हम्म, हौसला बढ़ा। और फिर जब ये ब्लू व्हेल गेम का जो टेरर एक आपको याद होगा उन दिनों आया था और बहुत सारे बिल्कुल लोग याद है। उसमें उलझने लगे थे, बच्चे खास तौर से उसके बच्चे शिकार खास बन तौर रहे पे, थे। जी, हाँ जी। जी। तो हम्म, उस समय मुझे लगा कि क्योंकि मेरे पास दोनों हुनर हैं, मतलब मैं आईटी को भी समझता हूँ, इसको ब्लू गेम, ये ब्लू व्हेल एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में भी मतलब थोड़ा बहुत समझता हूँ। तो क्यों ना एक फिल्म छोटी सी इस पे बनाई जाए जो लोगों को एजुकेट करे कि ये एग्जैक्टली क्या है और हमें क्या इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, एज पेरेंट क्या जिम्मेदारियां हैं हमारी। तो ये सब सोच के मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार की। और हम्म, एक टीम लकीली उस समय बन गई मेरे साथ। कुछ 8-10 लोग जुड़ गए और हमने ये एक फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म। उसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे पोस्ट किया था और उसका अच्छा रिस्पांस मिला, काफी अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों को पसंद आई। क्योंकि हमने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एक तो ये क्या है। उसमें एक बच्ची के थ्रू हमने वो सारा कुछ, एक बच्ची को उसका शिकार बताया उस पूरी कहानी में। और उसके थ्रू हमने वो सारा कुछ समझाने की कोशिश की। उसके पेरेंट्स कैसे गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, उसको उस पे उसको प्रेशराइज करते थे, उस पे मतलब दबाव डालते थे। और ये बच्ची जो थी वो उसमें फंस गई थी। वो बताना नहीं चाहती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन वो कभी अपने हाथ पे वो लिख रही है यस लिख रही है, कभी वो जो चैलेंजेस मिल रहे हैं उसको, उसके लिए वो
बता रही है कि मैं यहाँ से कूद के सुसाइड कर सकती हूँ, मैं तैयार हूँ सुसाइड करने के, और ये सब चीजें। तो अच्छा, फिर नहीं उसको मुझे एक्सप्लेन किया था कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों क्यों हमें मतलब क्या करना चाहिए, तो वो अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका नाटक का। हाँ जी नहीं, ब्लू व्हेल वाली फिल्म तो शायद मैंने भी देखी है आपकी। ये ब्लू व्हेल जी। का तो टेरर हो गया था, बच्चों को सुसाइडल टेंडेंसीज को उभारने में इसका एक बहुत हाँ, वो उस टाइम बेसिकली रोल हो। करता यही था, वो बेसिकली ये यही करता था, वो लोगों को हम्म, टेरराइज करता था। हम्म, कोई गेम ऐसा सच नहीं, वो मतलब हम्म, एक तरह का चैटिंग हुआ करता था कि नेक्स्ट टारगेट बिल्कुल। आपके लिए ये है, आपको एक हॉरर म्यूजिक सुनना है, आपको एक हॉरर म्यूजिक के साथ परफॉर्म करना है, आपको अपने हम्म, हाथ पे ब्लड निकाल के ये लिखना है कि यस आई एम रेडी। हम्म, और इस तरह की वो चैलेंजेस दिया करते थे, और अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो हम्म, थ्रेट्स करती थी कि आपके पेरेंट्स को मार दिया जाएगा, और आपको उठा दिया जाएगा, और ये कर दिया जी जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो वो वो बहुत ही हॉरिफाइंग था, और एक फेज बहुत आया था हॉरिफाइंग। जब जी बहुत बहुत सोशल मीडिया पे हर जगह उसके बारे में बहुत ही कंसर्न हो गए थे लोग बात। अनिल जी, अब आपके असली शौक की तरफ आते हैं। कॉलेज में आपको सिंगर और स्विमर कहा जाता था, ये नाम कैसे पड़ा आपका? एक्चुअली ये दोनों चीजें मेरी एक साथ कॉलेज से ही शुरू हुई। वैसे तो खैर संगीत तो मेरे परिवार में ही था। मतलब मैंने कोई ऐसा ट्रेनिंग कहीं गाने की या बजाने की कुछ ली नहीं, लेकिन जी। मेरे परिवार में माहौल था। मेरी मदर अच्छा हारमोनियम बजाती थी, मेरी दादी खुद काफी अच्छा हारमोनियम बजाती थी, और मेरी चाची जी तो खैर वो क्लासिकल सितार की स्टूडेंट रही हैं, और अरे वाह, हारमोनियम तो खैर वाह। उनके लिए बहुत खिलौने की तरह था। चाचा जी जी जी। मेरे जो थे वो बहुत अच्छा क्लासिकल तबला बजाते थे। ओके तो ओके। हाँ जी। तो मतलब वो परिवार में था म्यूजिक का एनवायरनमेंट। तो और हमारे घर में कुछ वो सत्संग भी हुआ करते थे रेगुलरली ना, तो जी फिर जी। वो उसके साथ में गाना भी, तो वो नेचुरली डेवलप होता चला गया। लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर कर रहा था तो वहाँ जो ये फेस्टिवल होने वाला था, कल्चरल फेस्ट जो होने वाला था, उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि यार अपन भी गाते हैं, देखेंगे। तो अच्छा। हम 3 लोगों ने मिलके एक गाना तैयार किया, हम्म, और लकीली हम उसमें मतलब फर्स्ट प्राइज ले आए। ओहो। तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि ये तो सिंगर है। हम्म, और फिर उसी साल मेरा कॉलेज की स्विमिंग टीम में भी सिलेक्शन हो गया। हम्म, तो वो भी अपने आप में एक दिलचस्प वो है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब प्रोफेशनल लेवल पे स्विमिंग सीखना चाहता हूँ। मैं तो वैसे ही जस्ट हॉबी हॉबी के तरह से कॉलेज स्विमिंग पूल जाना शुरू किया था। लेकिन वहाँ जो कोच थे, एक मेन कोच तो थे मिस्टर भार्गव, और एक उनके असिस्टेंट थे मिस्टर शुक्ला। हम्म, वो नोटिस करते रहते थे, वो सिखाते थे मतलब कैसे तैरना है। अच्छा। तो उनकी मुझ पर नजर लकीली बन गई जब उन्होंने देखा मेरा एक्सेंट, मेरा मतलब जो परफॉर्मेंस उस समय हुआ करता था तैयारी के दौरान। तो एक दिन अचानक उन्होंने मुझे बुला के कहा कि अनिल, उस समय टीम में जो एक मतलब 3-4 तरह की तैराकी होती है, एक फ्री स्टाइल होती है, एक ब्रेस्ट स्ट्रोक हुआ करता है। ब्रेस्ट स्ट्रोक, राइट राइट, ब्रेस्ट हाँ। स्ट्रोक हुआ करता है। तो मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक में ही आगे बढ़ पाया। तो उन्होंने मुझे ब्रेस्ट स्ट्रोक करते देखा, तो मुझे बुलाकर कहा कि जो कॉलेज टीम का ब्रेस्ट स्ट्रोकर था, जो स्विमर था, उससे आपका कंपटीशन है वही। अरे तो मैंने वाह। कहा कि सर मुझे कहाँ आता है स्विमिंग, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। बोले नहीं कुछ नहीं, वो आप तो कूदो, 200 मीटर रन करना है तुम्हें, और compete करना है इसको। हम्म, मैंने कहा ठीक है। तो 200 मीटर का कंपटीशन हुआ, और बाई चांस मैं जीत गया। अरे वाह। तो फिर वो उन्होंने मुझे टीम में उसी दिन शामिल कर लिया। तो हालांकि मैं खैर बहुत आगे नहीं बढ़ पाया स्विमिंग में, टाइम भी कम था खैर, क्योंकि 2 साल कॉलेज और रहा उसके बाद जब मैंने स्विमिंग सीखी थी उसके बाद। पर यह है कि इंटर कॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया, इंटर डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। अपने इंडिविजुअल लेवल पे तो मैंने कोई पदक नहीं जीता, लेकिन हाँ जो इनकी टीम की जो टीम के। रिले रेस जो हुआ करती थी, हम्म, उसमें जरूर मैं, हाँ, विनिंग टीम का मेंबर होने के नाते कुछ प्राइजेस मुझे मिले। तो नहीं इसलिए होते। स्विमर और सिंगर बन गया।
चलिए, बहुत बढ़िया। अब अनिल जी, आपका संगीत का भी शौक है, क्लासिकल फिल्में या गजलों का भी शौक है, तो मैं यहाँ आपसे एक चाहूंगा कि आप थोड़ा सा गुनगुनाएं हमारे लिए, या कोई एक मुखड़ा सुना दें, कोई गाना सुना दें आप। जी जरूर कोशिश करता हूँ। मुझे वैसे तो खैर सभी सिंगर्स बहुत अच्छे लगते हैं पुराने जमाने के जो हैं, जैसे रफी साहब हैं या मुकेश हैं या लेकिन एस टी बर्मन के कुछ गीत और हेमंत कुमार साहब के गीत मुझे विशेष जी रूप से पसंद है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एस डी बर्मन साहब का एक गीत जो है वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, जी, अगर आपकी इजाजत हो। गाइड जी का गाइड का सुनाइए, जी सुनाइए, ये कोशिश सुनाइए। करता हूँ मैं। स्वागत है। जी थैंक यू। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा ओ मुसाफिर। कभी रेडियो या स्टेज पर लाइव सिंगिंग भी की है आपने? रेडियो पे सिंगिंग एज सच तो नहीं, बल्कि दूरदर्शन पे भी सिंगिंग एज सच नहीं, लेकिन हाँ एक्टिंग रेडियो पे भी कुछ अवसर मिले नंदलाल शर्मा जी वगैरह के साथ। जी जी जी, अच्छा अच्छा और टीवी जयपुर दूरदर्शन के लिए मैंने काफी काम किया। जयपुर दूरदर्शन अच्छा पे मेरे करीब 2 या 3 उस समय 6 एपिसोड्स के नाटक हुआ करते थे, जो अच्छा। रिकॉर्ड हुआ करते थे स्टूडियो में ही और हम्म, जो टेलीकास्ट होता था फिर। तो अच्छा उस तरह के नाटक किए। एक पूरी फिल्म की मैंने, राजस्थानी टेलीफिल्म जो थी, अच्छा जो अच्छा। कि लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जी की लिखी हुई बहुत ही फेमस राजस्थानी लव राइटर है, स्टोरी हाँ थी। हाँ हाँ, हाँ हाँ। उनकी लव स्टोरी थी जेठवा उजली। तो अच्छा अच्छा। जेठवा उजली पे बेस्ड एक फिल्म बनी थी, जयपुर दूरदर्शन से ने बनाई थी। उस फिल्म का नाम ओके रखा था अगन पाखी। ओके तो ओके। उस अगन पाखी में जो लीड था, मतलब जेठवा वाला जो रोल था, वो करने का मौका मुझे मिला था, किया था। और बहुत बढ़िया। एक या दो सीरियल भी उन दिनों आए थे। अंधकार एक सीरियल था, एक और सीरियल था, हम्म, उसमें बस काम किया। लेकिन हाँ, अच्छा गाने की जहां तक बात है तो स्टेज पे जरूर गाने का मौका मिला। अच्छा। लेकिन वो भी लाइव बैंड के साथ। लाइव बैंड के साथ बचपन में जब हम, मतलब कॉलेज जब हम किया करते थे, जब मुझे सिंगर एंड स्विमर कहा करते जी थे जी लोग, जी तो जी। उस समय जरूर कुछ अपने वही जो मेरे साथ के 2 या 3 लोग थे, जो हम लोग कंपटीशन में भी साथ गाया करते थे। और तो वैसे ही हम लोग लाइव बैंड पे भी कहीं कहीं, जैसे कहीं कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, किसी प्राइवेट संस्था ने करवाया है, लाइव बैंड है, तो वहां भी अगर मौका लगता था तो हम लोग पहुंच जाते थे। एक बार मुझे याद है कि राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट कोई शो करवा रहा था, शायद खासा कोठी में। जी तो भी हमें किसी के थ्रू वो मिल गया कि आप आओ वहाँ और राजस्थानी गाने गाने हैं वहाँ आपको, और डांस करना है। तो हम लोग पहुंच गए वहाँ, राजस्थानी गाने गाए, डांस वांस किया, एंजॉय किया। चलिए, लेकिन बहुत बढ़िया। स्टेज पे वैसे अभी रिसेंटली जो जैसे एक मुकेश की याद में 100 गीत चित्रांश एक सोसाइटी है उसके जी बैनर में, उसमें मुझे गाने का मौका मिला, तो एक मुकेश का गीत वहाँ गाया था। इस तरह ठीक। से मतलब बहुत ज्यादा कुछ अचीवमेंट वाली बात नहीं है, मौका मिलता है तो थोड़ा बहुत स्टेज पे गा लेता हूँ। नहीं, वो तो संगीत का तो शौक जिसको होता है, वो कहीं भी जहां भी मौका मिले उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। और सबको ये खुश, अपने आप को खुश रखने की बात है बेसिकली। बस वही है जी। बस 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 जी। तो अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ चुके हैं इस इंटरव्यू की। तो आपका कोई, एक बार आपने बताया था कि स्टेशन पर कोई प्रशंसक मिल गया था और किसी फैन ने आपको अचानक पहचान लिया हो, ऐसा कोई कभी आपके साथ हुआ है? हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो फेम जिसको कहते हैं वो मुझे कुछ दिन के लिए छूकर निकल गई। अच्छा एक्चुअली अच्छा। जी, जो मैंने जैसा बताया कि दूरदर्शन के लिए मैंने कुछ नाटक किए, तो उसमें से एक नाटक है मैं वो नहीं हूँ।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ये जो उसका जो लीड कैरेक्टर है वो शादियां करता है और कुछ दिन साथ रह के और वो माल वाल उड़ा के भाग जाता है वहां से, उसको ओके। छोड़ के, दुल्हन को छोड़ अच्छा के भाग जाता है। अच्छा। लुट अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब तो लुटेरा दूल्हा, लुटेरी दुल्हन लुटेरा नहीं, लुटेरा दूल्हा। तो ये वाला कैरेक्टर मैं कर रहा था और लोगों को देखने में बड़ा मजा आ रहा था। इसके 6 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे और बाई चांस उन्हीं दिनों मेरी शादी भी हुई थी। ओके ओके मतलब ओके ओके ओके। 91 एंड में शायद इसका टेलीकास्ट शुरू हुआ था और नवंबर 91 में ही मेरी शादी हुई थी। तो उस समय के दो एक वाकये, मतलब उस समय ये सिचुएशन हो गई थी कि मैं कहीं भी निकलता था तो मुझे महसूस होता था कि लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं। पहचान रहे अच्छा हैं जी। अच्छा। तो उसी समय का ये वाकया है कि मैं स्टेशन पे अपने किसी गेस्ट को सी ऑफ करने गया था, सी ऑफ छोड़ने गया करना। था जी। जी और वैसे वो ट्रेन आनी थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही, तो हम लोग वहीं खड़े थे, लेकिन जो बोर्ड था वहाँ, जो ट्रेन की पोजीशंस वगैरह लिखी रहती थी ना बोर्ड्स पे, जी तो उस पे लिखा था कि ट्रेन जो है वो 40 मिनट देर से चल रही है, लेट है। जी तो हम लोग इत्मीनान से जाके बैठ गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो जी। अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि वो जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे तैयार खड़ी है और जाने के लिए तैयार है। अच्छा, प्लेटफॉर्म बदल गया उसका। प्लेटफॉर्म भी बदल गया और वो पहुंच चुकी है, मतलब 40 मिनट ओ, लेट की जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हम वो सामान उठा के दौड़े। तो उस समय तो सीढ़ियां ही एकमात्र जरिया हुआ करती थी, तो सीढ़ियों पे हम जी चढ़ रहे थे। सामने से एक सज्जन आ रहे थे, तो उन्होंने अरे 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 भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए, आप तो वो है ना, वो है ना, आप तो वो। तो मैंने कहा हाँ सर मैं वही हूँ, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन आप एक मिनट सुनिए, मेरी ट्रेन छूट रही है, मुझे आप पहले वहां जाने दीजिए। तो उसने मुझसे मेरे हाथ में जो बैग था वो हाथ से मेरा बैग छीन लिया, बोले चलिए चलिए आप चलिए चलिए। तो वो बैग मेरे साथ साथ लेके प्लेटफॉर्म नंबर 3 तक मेरे साथ गए। उसके बाद हमने उनको, जिन गेस्ट को हम सी ऑफ करने आए थे, उनको बिठाया। ट्रेन रवाना हुई। उसके बाद उनके साथ इत्मीनान से बैठ के मैंने 5-7 मिनट बात की प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने मुझे चाय पिलाई, रदर चाय पी हमने। फिर उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ देने का आग्रह किया। अरे मेरे लिए वो अटपटा सा था उस समय, लेकिन क्योंकि उनकी वो थी और उन्होंने इतना मुझे कटसी दिखाई थी, मेरे साथ रुके थे, तो ऑटोग्राफ दिया उनको और इस तरह से फिर वहां से विदा हुआ। वाह, मतलब बहुत ही बढ़िया फैन थे आपके तो, बिल्कुल। उस समय कुछ माहौल इस तरह का हो गया था। उसी जी समय जी का एक वाकया, और अगर आप इजाजत दें तो शेयर करना चाहूंगा, जी। अगर समय की बाध्यता ना हो तो। नहीं, मैं कोई अपनी बात जी जी। मैं अपनी वाइफ के साथ मतलब क्योंकि शादी नई नई हुई थी, तो लोग नेचुरली बुलाते हैं कि आप डिनर पे आइए। हम्म, तो एक किसी जगह मुझे जाना था, तो मुझे याद है घी वालों के रास्ते में कोई एक अच्छी मिठाई की दुकान उन दिनों, मैं शहर में रहा करता था, जी जी तो, और मुझे गांधीनगर किसी के यहाँ जाना था। तो रास्ते में, क्योंकि वो घी वालों का रास्ता आता है और वहाँ वो मिठाई की दुकान मुझे अच्छी लगती थी, देसी घी की मिठाइयाँ मिलती थी। जी। तो वहाँ उस दुकान पे हम जैसे ही पहुंचे, तो वो सज्जन जो ओनर थे उस दुकान के, वो मुझे पहचान गए। तो अरे 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 अरे, आइए सर आइए सर आइए सर आइए सर, आप तो वही हैं, आप तो वही हैं। मैंने कहा जी सर मैं वही हूँ, लेकिन अभी तो आप मुझे एक आधा किलो मिठाई पैक करवा दीजिए। तो नहीं नहीं, आप पहले ये बताइए कि आप इसमें आगे क्या होगा, ये आपने अच्छा 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 अच्छा, राइट राइट। अच्छा। तो 2-4 मिनट उनसे बात हुई। खैर मैंने उनसे कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, अभी आप तो नाटक देखिए, आगे वाला एपिसोड आप देखिए, मैं बता दूंगा तो फिर वो मजा खत्म हो जाएगा आपका। तो जितनी देर वो बात हमारी चल रही थी, इतने में उनका जो एक वो, जो वहाँ असिस्टेंट वगैरह थे, उनमें से एक, दो छोटे छोटे घेवर प्लेट में सजा के समोसा साथ में लेके हमारे लिए आ गया कि आप पहले ये खाइए। तो खैर वो मतलब जिस तरीके से उन्होंने अचानक पहचाना और टोका, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगा, अटपटा भी अच्छा लगा भी, मुझे। अच्छा भी लगा, अच्छा भी लगता है। और सब ये जब इस तरह का एक ऑनर कहिए या एक तेरी पहचान जब मिलती है, और अगर ये फैमिली साथ हो, पत्नी साथ हो, तो और अच्छा लगता उनको ये भी समझाना पड़ा कि भाई ये मेरी है। असली वाली पत्नी है। असली असली पत्नी अच्छा है, फिल्मी पत्नी अलग है, रील और रियल का फर्क है ये। मैं इनको छोड़ के नहीं बिल्कुल सही भागूंगा। बात। ये था। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत मजा आ गया। मैं तो बस अब आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हम कोई फॉर्मल इसकी क्लोजिंग नहीं करेंगे। जी आपने कोई मुकेश का गाना अगर आप हमारे को 2 लाइन गुनगुना दें तो हम
बस अगर आप इजाजत इसको दें यही तो करो। मैं मुकेश या हेमंत जो भी आपको पसंद है। जगजीत जी का अगर आप कहें तो मैं अरे चलिए चलिए 2 लाइन गुना दी। जी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाह क्या शानदार बातचीत रही आज की। अनिल जी के अनुभवों से ये बात साफ हो जाती है कि कला और कैरियर अगर दिल से जिए जाएं तो दोनों में तालमेल संभव है, चाहे वो इंडिया टुडे ग्रुप की टेक्निकल दुनिया हो या थिएटर की मंच की रोशनी। अनिल जी ने हर भूमिका को पूरे जुनून और ईमानदारी से निभाया। हमारी पूरी टीम की ओर से अनिल जी आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने जीवन के इतने खूबसूरत पल और प्रेरणादायक अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। दोस्तों याद रखिए, जिंदगी के मंच पर हर किरदार मायने रखता है, बस जरूरत है दिल से निभाने की। अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो का भी बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी उद्गार साझा कर सकूं आप लोगों के साथ, अपनी कहानी आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। वैसे तो कुछ विशेष बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाया मैं, लेकिन जो भी कुछ मेरा था वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। दोबारा एक बार आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं आलोक कुमार अब आपसे इजाजत देता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और प्रेरणादायक शख्सियत के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप सेलिब्रेटिंग लाइफ। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।